नमस्कार आप सभी को। और अंजू जी का नमस्कार। स्वागत, अंजू शर्मा जी का स्वागत है आज कार्यक्रम में। तो मित्रों, ये जो कार्यक्रम है ये मेरे हृदय के बहुत करीब है। मेरी सुनहरी यादें, इसमें हम बहुत वरिष्ठ अतिथियों को आमंत्रित करते हैं और उनसे उनकी जीवन यात्रा, उनके अनुभव, इसके बारे में डिस्कस करते हैं और उनका पूरा एक साक्षात्कार लेते हैं। तो आज इसी की श्रृंखला में हमारे बीच में उपस्थित है अंजू शर्मा जी। अंजू शर्मा जी का एक छोटा सा परिचय है। अंजू शर्मा जी मुरादाबाद में रहती हैं और इनका जन्म मुरादाबाद में हुआ था और ये फरीदपुर में रहती हैं, साहूकारा फरीदपुर में। इनकी शिक्षा दीक्षा एमए किया है इन्होंने हिंदी में, राजनीति विज्ञान में, दर्शन शास्त्र में। बीएड किया है संगीत प्रभाकर में और टीचर काउंसलर रही हैं। इन्होंने मानस स्थली पब्लिक स्कूल फरीदपुर में हिंदी शिक्षिका के तौर पर कार्य किया है और वहां से सेवानिवृत्त हैं। अभी 2017 में इन्होंने नन्हे बच्चों के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया और प्रति रविवार बाल सत्संग का आयोजन करती हैं। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन द्वारा नेशनल बिल्डर अवार्ड मिला है। बदायूं क्लब बदायूं द्वारा हिंदी सेवी सम्मान मिला है। मानस स्थली पब्लिक स्कूल द्वारा सराहना पुरस्कार मिला है। दैनिक हिंदुस्तान द्वारा स्मार्ट सिटी स्मार्ट बेटी सम्मान। इस तरीके से इनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं। इन्होंने बहुत सारे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में इनके सामयिक लेखन आते रहते हैं। आकाशवाणी से इनके वार्ताओं का प्रसारण होता रहता है और सोशल मीडिया में निरंतर सक्रिय हैं। इनकी प्रकाशित प्रकृतियां हैं पट्टू बोलो राम राम। इसका विमोचन सुविख्यात गीतकार पद्म भूषण श्री गोपाल दास नीरज जी ने 2006 में किया। इनकी और एक पुस्तक है आओ खिले अंत्याक्षरी। इसका विमोचन यश भारती से सम्मानित सुविख्यात नवगीतकार स्वर्गीय डॉक्टर माहेश्वर तिवारी जी ने 2008 में किया। तो ये इनका छोटा सा परिचय था। इनसे बातचीत करने से पहले इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ चित्र हैं जिन पर हमने एक छोटा सा वीडियो लेकर के आए हैं। मैं पहले वो आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, तो आप लोग पहले वो देख लीजिए और उसके बाद इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। तो ये एक छोटा सा इनके जीवन से जुड़ा हुआ एक हम लोगों ने आपको वीडियो दिखाई। अंजू शर्मा जी, पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और अंजू जी के साथ हम बातचीत का शुरू करते हैं प्रक्रिया। तो अंजू जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप मैं कर देती हूँ, एक सेकेंड। जी ठीक है जी ठीक है। अंजू जी, हम आपके बचपन से इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो आपका जन्म किस स्थान पर हुआ और बचपन का माहौल कैसा था? अपने माता पिता या दादा दादी से जुड़ी कोई स्मृति, आपकी प्रिय स्मृति साझा करें। जी अंजू जी। जी, सबसे पहले तो आपका आभार मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आज आपने मुझे अपने बचपन की ओर लौटने का अवसर दिया है। देखिए, मेरी स्मृतियों का सिलसिला जो चलता है वो मुरादाबाद में कटघर पचपेड़ा एक स्थान है जहां मेरे दादाजी का घर था। वहां मेरा जन्म हुआ और एक बहुत बड़ा परिवार जो साहित्य और संगीत से जुड़ा हुआ था। मैंने कक्षा 8 तक अपने परबाबा को देखा है और मेरे परबाबा ने मेरे बचपन की शुरुआत की है, ये समझ लीजिए। मुझे माँ के पास सोना याद नहीं है, लेकिन मुझे होश संभालते ये याद है कि हम अपने परबाबा के पास सोते थे, मैं और मेरा छोटा भाई, और वो हमें प्रतिदिन कोई ना कोई पौराणिक कहानी सुनाते थे। जब रामायण शुरू करते थे तो रामायण की धारा प्रवाह कहानियां वो हमें सुनाते थे, और जब तक हम सो नहीं जाते थे तब तक वो सुनाते रहते थे। और आपको आश्चर्य होगा कि वो कानों से नहीं सुन सकते थे, लेकिन वो सुनाते थे और हम उनके बस ऐसे थपकी देते जाते थे, जिससे उन्हें ये पता रहता था कि हम जाग रहे हैं और वो हमें सुनाते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि बचपन से हमें इन धार्मिक कथाओं कहानियों का अनुभव भी हुआ, याद भी हो गई। और दूसरे, वो संगीत के बहुत बड़े गुरु थे। क्लासिकल संगीत उन्होंने रियासतों में सिखाया था उस समय, तो वो हमें पक्के रागों का गा गा के सुनाया करते थे और हम उनसे सीखते थे। उस समय हमारी उम्र 5-6 साल रही होगी जब हमने ये कहानियां सुनी। उसके बाद हमारे बाबा, जो बहुत भक्त थे और संगीत में वो भी बहुत कुशल थे, वो हरि बाबा के भक्त थे और वो हमें 1 रुपया महीना दिया करते थे और कहते थे कि शाम को 7 बजे से 8 बजे तक तुम सब बच्चे कीर्तन किया करो। हम उस समय 5 बहन भाई थे और हमारा ये नियम था कि 7 से 8 डेली हम नियम से बैठते थे और कीर्तन करते थे। कीर्तन की एक किताब उन्होंने हमें दे रखी थी। उस किताब में जैसे जैसे सीक्वेंस था वैसे वैसे हम कीर्तन किया करते थे। और 31 तारीख को हमें इंतजार होता था 1 रुपए का। वो समय आप समझिए कि आज की पीढ़ी के लिए तो अविश्वसनीय है कि उस समय 1 रुपए की क्या कीमत थी, और वो 1 रुपया हमारे अंदर क्या बीज बो गया कि आज जितनी आस्था और विश्वास ईश्वर के प्रति है वो केवल बाबा की देन है। और वो जब मेरा विवाह हुआ तब तक वो 1 रुपया बढ़ते बढ़ते 10 रुपए हो गए थे। वो हमारी मासिक तनख्वाह थी 10 रुपए। तो मेरी शुरुआत संगीत की और साहित्य की मेरे बाबा और परबाबा से हुई। और उसके बाद चूंकि हम हिंदी मीडियम में पढ़े, कक्षा 3 से मेरी पढ़ाई की शुरुआत हुई हिंदी मीडियम स्कूल में। और उस समय मेरी उम्र 6 साल की थी। उस समय ये प्री नर्सरी नर्सरी नहीं होता था, सीधा कक्षा 1 में प्रवेश होता था। तो हम 6 साल के थे, लेकिन हम 2 क्लास घर में पढ़ चुके थे और तीसरी क्लास में हमारी एडमिशन हुई। और इसका नतीजा हुआ कि जब हम 13 साल के थे तो हाई स्कूल में आ गए। और हाई स्कूल में तो एज लिमिट होती है, मना कर दिया कि आपकी तो एज कम है, कैसे बैठोगी एग्जाम में। तो मेरे से एक बड़ी बहन एक्सपायर हो गई थी, उसकी डेट ऑफ बर्थ का एफिडेविट बनवा के स्कूल में जमा किया। आज भी मेरे सर्टिफिकेट में मेरी बड़ी बहन की एज लिखी हुई है, जो मुझसे 1.5 साल बड़ी थी। और उसके बाद मेरी पढ़ाई शुरू हुई। मैंने बीए तक पढ़ाई की। उसके बाद मेरे फादर ने कह दिया कि भाई अब बस करो, अब शादी करनी है, आप इतना पढ़ जाओगे तो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का कहाँ से लाएंगे। लेकिन कुछ उनके दिमाग में आ गया, उन्होंने बीएड करा दिया हमें कि अच्छा चलो 1 साल की बात है, बीएड कर लो। और बीएड करते करते हमारा विवाह पक्का हो गया और शादी हो गई। हम उस समय मात्र 18 वर्ष के थे।
और मेरे पति उस समय बीकॉम के बाद एलएलबी कर रहे थे। बहुत विवाह बढ़िया। हुआ। तो ये शिक्षा के समय जब आपकी शिक्षा दीक्षा हो रही थी, तो ऐसे ही कोई शिक्षक या शिक्षिका जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया, उनकी कोई जी स्मृति है? जी देखिए, बताइए। मेरे 9th क्लास में जब हम आए और होम साइंस हमने पढ़ी, तो हमारी एक टीचर थी मिस विमल राव, मुरादाबाद में। वो प्रभा देवी इंटर कॉलेज में पढ़ाती थी। जी। तो वो हमें होम साइंस भी पढ़ाती थी, और दूसरे वो इससे रेड क्रॉस से और इससे बहुत जुड़ी हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने हमें कहा कि आप एग्जाम दीजिए और इसमें होम नर्सिंग वगैरह सब सिखाई जाएगी। तो हमने कहा ठीक है। वो हमें होम साइंस जिस तरह पढ़ाती थी, आपको विश्वास नहीं होगा कि मुझे आज भी अपने शरीर की पूरी हड्डियों के नाम याद हैं। अरे बाप रे। जैसा उन्होंने बताया वो जी। मेरे फीड हो गया बिल्कुल। हाँ। मैंने अपने बच्चों को भी, मैंने अपनी बेटी को भी उसको बताया, देखो मैं तुम्हें हड्डियों के नाम बताती हूँ, तुम्हें ये ऐसे नहीं याद होंगे। वाह। वो उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं अपनी विवाह के बाद एक बार जब उनसे मिलने गई उसी स्कूल में, तो वो प्रिंसिपल थी। जी। और वो मुझे देख के पहचानी तो नहीं, लेकिन जब मैं बोली तो वो मेरी आवाज से पहचान गई। बोली, अरे हाँ। तुम व्यास हो? मैंने कहा जी। बोले, अरे तुम्हारा नाम तो हमारे ऑनर बोर्ड पे लिखा हुआ है। अरे वाह। उस स्कूल में 67 तक कोई बच्चा फर्स्ट क्लास पास नहीं हुआ था। अच्छा। सबसे पहले मैं उस स्कूल में फर्स्ट डिवीजन में पास हुई। अरे तो वाह। मुझे उस समय स्कॉलरशिप मिला, और स्कॉलरशिप था मात्र 16 रुपए महीना। अच्छा। आप समझ सकती हैं कि 16 रुपए महीना स्कॉलरशिप कितना होता है। लेकिन उस जमाने में हमारी फीस 11 रुपए थी और 16 जी। रुपए का हमें स्कॉलरशिप मिला। तो हमें जी। बहुत प्रसन्नता हुई। और वो ऑनर बोर्ड पे, ऑनर बोर्ड तभी शुरू हुआ स्कूल में लिखना कि पहला जी। नाम हमारा लिखा गया उसमें। और वो जी। टीचर वास्तव में ऐसी थी जिन्होंने हमें नाटक करना और ये पट्टियां बांधना, होम साइंस में जितनी चीजें होती हैं, उन्होंने हमें इस तरह से सिखाई कि आज भी मुझे ज्यों की त्यों याद है। बिल्कुल मुझे ये लगता है कि जैसे मेरे सामने है। जब मैंने उनको बताया कि मैम आपका पढ़ाया मुझे अभी भी याद है, तो पता है उन्होंने क्या कहा? जी। उन्होंने कहा, इसमें मेरी कोई कुशलता नहीं है, इसमें आपकी पात्रता है। मैंने तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, क्या पता किसे याद रहा, किस आपने याद रखा, ये बहुत अच्छी बात है। ये उनका बड़प्पन था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, चली गई वो, लेकिन मुझे हमेशा याद रहेंगे। तो और वही है कि जो एक किसी का व्यक्तित्व जिस तरीके का होता है ना, उसके बीच उसके बचपन में ही पड़ गए होते हैं, और ईश्वर की एक कृपा होती है कि उनको ऐसा वातावरण मिलता है, ऐसे लोग मिलते हैं। जैसे आपने अभी बाबा जी के बारे में बताया, फिर आपने अपने टीचर के बारे में बताया। तो ऐसे लोग मिलते रहते हैं बचपन से कि आपका एक व्यक्तित्व का निर्माण होना शुरू हो जाता है बचपन से ही। जी जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए और आपके बारे में जान करके। असल में मैं प्रभावित तो आपके सोशल मीडिया में आपके प्रोफाइल को देख के ही बहुत प्रभावित हो गई थी। तो मैं अपने मित्रों को बता दूं कि हमारी रजिस्टर्ड मेंबर है शालिनी शर्मा जी, जो कि बहुत अच्छी कवियत्री हैं और बहुत सुंदर प्रस्तुति भी करती हैं अपनी कविताओं की। ये उनकी मदर हैं, उनकी माता जी हैं, और मैं इनके सोशल प्रोफाइल से मैं बहुत प्रभावित हुई और फिर मैंने इनको यहाँ पर आमंत्रित किया। तो अंजू जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। तो आपका जो कॉलेज के दिनों के कोई ऐसे क्षण जो आज तक याद है और आप भुला ना सके, कुछ ऐसा है क्या जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ऐसा है। देखिए, ऐसा था कि मैं जब बीए में आई तो मेरे पास क्लासिकल म्यूजिक था, और हमें एक टीचर पढ़ाती थी मिस कमलेश सक्सेना, दिल्ली की थी वो, और वो हमें म्यूजिक सिखाती थी। तो एक असिस्टेंट आते थे जो तबला बजाते थे। अब ये मैं आपको अपनी शरारत वाली बात बता रही हूँ। ये बिल्कुल बिल्कुल, हमें जाननी भी। म्यूजिक की क्लास तो बहुत एंटरटेनिंग थी और बहुत कुछ सीखना था। लेकिन वो जो
असिस्टेंट थे, वो शो ऑफ बहुत करते थे। अब चूंकि लड़कियों का कॉलेज था, वो अकेले लड़के साइकिल से आते थे, और जब वो आते थे तो बड़े एटीट्यूड में आते थे, और जब मैम कुछ समझाती थी तो वो बीच में बोलते थे। जैसे मैम ने किसी की गलती बताई कि ये सुर ऐसे नहीं, ऐसे लगाओ, तो वो कई बार वो कहते थे इनकी समझ में नहीं आएगा। तो लड़कियों को बड़ा खराब लगता था कि भाई आपका काम तो कंपनी देना है, आपको क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो हमें याद है कि हम ऊपर से नीचे उतरे तो उनकी साइकिल खड़ी हुई थी, तो हमने अपनी एक फ्रेंड को इशारा करा और उसने उनकी साइकिल की हवा निकाली। वो लास्ट पीरियड था, हम लोग वहां से चल दिए अपने घर की तरफ, और हमने देखा, हम लोग धीरे धीरे चल रहे, 3-4 मित्र थी हमारी जो हमारे साथ ही आती थी। हमने देखा कि बाहर ही दुकान थी साइकिल पंचर वाले की, तो हमने देखा कि वो वहां खड़े हुए हवा भरवा रहे थे साइकिल की। तो हमें ये लगा कि अरे इन्हें कितनी परेशानी हुई होगी, बेचारे वहां से यहाँ तक साइकिल ऐसे ही लेके आए, अब ये पंचर। लेकिन उसके बाद में उन्होंने अगले दिन क्लास में आके ये कहा कि कल किसी ने शैतानी की, हमें थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ा। लेकिन सब चुप रहे, बोले कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी हमें ये लगा कि चलिए एक शैतानी हो गई, लेकिन हमने अपनी मैम को बता दिया, हमने कि मैम सॉरी, ये काम हमारे ग्रुप ने किया था और आज तक हमने कभी कोई शैतानी नहीं की है ऐसी, लेकिन वो बीच में बोल रहे थे इसलिए ये लड़कियां जो थी वो थोड़ी सी नाराज हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी काम नहीं करना चाहिए। और कल मैंने भी उनको समझाया था कि आप हमारी स्टूडेंट के बीच में ना बोला करें, तो मैंने कि चलिए, लेकिन फिर उन्होंने माफ कर दिया, तो हमने कि चलिए छोड़िए। और बहुत एक मुझे ये याद है कि उस समय जब बांग्लादेश वाली लड़ाई हुई थी, उस समय हम लोग बीएड में थे। अच्छा। तो एक फेयर लगाया गया था जिसमें बच्चों ने अपने हाथ से बुन के मोजे, टोपियां और जवानों के लिए बहुत सारी चीजें भेजी थी, और उस फेयर में टिकट था, और उस 20 रुपए में 3 टिकट थे। वो हमने टिकट बेचे और पेरेंट्स आए देखने, और हमने उसमें नाटक भी किया। अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत का नाटक है, उसका हमने एक छोटा सा चतुर्थंक उसमें अभिनीत किया और गाना भी गाया, और उसकी भरपूर तालियां हमने बटोरी, और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें लगा कि देश के लिए हम कुछ कर रहे हैं। ऐसा जोश उस समय मन में था कि जिस दिन ये पता लगा कि ढाका आजाद हो गया, उस दिन हम लोगों की इतनी खुशी की कोई सीमा नहीं थी कि हम आपको बता नहीं सकते। हमें लगा जैसे हम ही फ्रंट पे लड़ रहे हैं। ये भावना उस समय बच्चों में थी, सच्ची भावना जी। बहुत अच्छा लग रहा है अंजू जी, सब आपके संस्मरण सुन करके। और हमारे बीच में बहुत सारे श्रोता उपस्थित हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, निशी सिंह जी उपस्थित हैं हमारे बीच में, आपको नमस्कार बोल रही हैं। प्रभा शर्मा भार्गव जी आपका स्वागत कर रही हैं। निशी सिंह जी बिहार से उपस्थित हैं, प्रभा शर्मा भार्गव जी दिल्ली से उपस्थित हैं। सब लोग देश के कोने कोने से उपस्थित हैं। प्रमिला अग्रवाल जी हमारे साथ यूएसए से उपस्थित हैं, सादर अभिनंदन आपका। माला सिन्हा जी हमारे साथ बिहार से उपस्थित हैं, वो भी प्रणाम कर रही है। नमस्कार माला सिन्हा जी, स्वागत है। विभा जैन जी हमारे साथ हैदराबाद से उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा सभी को नमस्कार। प्रभा जी कह रही हैं वाह, ये शरारतें जीवन में रंग भरती हैं। और माला सिन्हा जी कह रहे हैं कि बहुत रोचक प्रसंग, और आपकी बिटिया भी जुड़ी हुई हैं, वो भी वेलकम कर रही हैं, शालिनी शर्मा जी। तो बहुत बहुत स्वागत है। तो अंजू जी, बचपन से आप अपने गीत संगीत से जुड़ी हुई हैं, तो हम लोग क्यों महरूम रहे? हमको भी एक गीत सुनाइए और हमारे श्रोताओं को भी सुनाइए। पहले आपका एक गाना सुना जाए, फिर कविता भी सुनेंगे। देखिए, गाना तो ऐसा है कि अब उम्र के साथ आवाज जो है वो जवाब दे गई है जी, फिर भी लेकिन मैं आपको 2 लाइनें सुनाती हूँ, स्वागत है, जो मेरी खुद की लिखी हुई हैं, और मैंने अपने
कन्हैया के लिए लिखी है। जी, स्वागत है। मनमोहन नटनागर, आभार तुम्हारा है। मनमोहन नटनागर, आभार तुम्हारा है। हे करुणा के सागर, आभार तुम्हारा है। हे करुणा के सागर, आभार तुम्हारा है। मनमोहन नटनागर, आभार तुम्हारा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और गला भी बहुत सुंदर है आपका, और लिखा भी आपने बहुत सुंदर है। मतलब इतनी प्रतिभाओं की आप धनी हैं, तो हमें तो आपको हमारे बीच में पाकर हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है। तो ये आपका बड़प्पन है, ये आपकी जो महानता है, वरना नहीं मैं नहीं, तो वैसे ही हूँ, एक साधारण गृहिणी की तरह। बिल्कुल नहीं, आपको तो मैं तो आपकी प्रोफाइल से ही बहुत प्रभावित हुई थी। अच्छा, विभा जैन जी चेन्नई से उपस्थित हैं, वो कह रही हैं, मैंने हैदराबाद बोल दिया था गलती से। और अच्छा। जी, तो ये लोग सब बहुत बोल रहे हैं कि मधुर गीत है, वाह बहुत मधुर गीत। माला सिन्हा जी भी तारीफ कर रही हैं, अजय श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, वो भी कह रहे हैं बहुत सुंदर, और थैंक सब यू, लोग तारीफ कर रहे हैं आपके गीत की। तो बहुत अंजू बहुत जी, धन्यवाद। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपने शिक्षा का क्षेत्र क्यों चुना? क्या ये आपका सपना था? देखिए, मेरा सपना तो नहीं था, लेकिन प्रारब्ध था। मैं जब बहुत छोटी थी तो मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता था, और मुझे याद है कि रेड पेन मैं हमेशा अपने बैग में रखती थी, जबकि उस समय फाउंटेन पेन हुआ करते थे, ये बॉल पेन नहीं चलते थे। तो रेड पेन मेरे पास हमेशा रहता था, और घर में इंक नहीं होती थी रेड वाली, तो मैं स्कूल के बराबर में एक शॉप थी, वो भैया आते तो मैं कहती थी कि मेरे इसमें रेड पेन में इंक भर दीजिए। वो भर देते थे और 10 पैसे लेते थे। 10 पैसे दे के हम उनसे इंक भरवा लेते थे। और वो किस लिए रहता था कि कोई भी टीचर अगर ये कहे किसी के पास रेड पेन है, तो मैं सबसे पहले निकाल के उसको रेड पेन दे देती थी। दूसरे, मेरी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत थी, तो मेरे जो टीचर्स थी वो मुझे इंटरवल में अपने पास बुला लिया, और जो उनकी अवार्ड लिस्ट होती थी, तो पहले छपी हुई नहीं हुआ करती थी, नाम लिखने पड़ते थे बच्चों के। अब तो स्कूलों में छपी हुई होती है नाम से। तो वो मुझसे कहती थी कि बेटा तुम इसमें सबके नाम लिख दो, और एक क्लास में 50-55 बच्चे होते थे, और उन 50-55 बच्चों के नाम हिंदी में लिखना, और नंबर तो वो खुद चढ़ाती थी, बस जी मुझसे लिखवा लेती थी। कई बार उन्होंने अपने रजिस्टर में भी मुझसे नाम लिखवाया, और जब लिखवाया तो फिर उन्होंने कहा देखो अब तो हर पन्ने पे तुम्ही को लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख देती थी, और इसके लिए मुझे बड़ा एप्रिसिएशन मिलता था। और मुझे ये लगता था कि घर में अपने छोटे बहन भाइयों को अगर कोई प्रॉब्लम होती थी, तो मेरे फादर ये कहते थे कि भाई अगर कोई कमजोर है पढ़ाई में तो मुझे बता देना, मैं ट्यूशन लगा दूंगा। मुझसे छोटे 3 भाई थे, तीनों थोड़े शैतान टाइप थे, तो वो हमें कोई दीदी नहीं कहते थे, नाम ही लेते थे। तो कहते थे कि अंजू तुम पढ़ा देना, क्योंकि वरना तो वो ट्यूटर लगा देंगे, तो हमें तो फिर 1 घंटा और बैठना पड़ेगा। तो मैं अपने भाइयों को पढ़ाती थी। और मेरे जो फादर थे वो लड़कों की अपेक्षा मुझे ज्यादा ध्यान देते थे। उस जमाने में जबकि आमदनी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन मेरे फादर ने 60 रुपए महीना ट्यूटर को देके मुझे घर में क्लासिकल म्यूजिक सिखाया 2 साल तक, और अल्टरनेट आते थे। तो मुझे भी उस समय ये लगता था कि ये
बहुत पैसे जा रहे हैं, लेकिन मेरा शौक देख के वो उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। और उनका ये सपना था कि मैं बेटा तुम्हें रेडियो पे गाते देखना चाहता हूँ, तुम रेडियो पे गाना किसी दिन। लेकिन वो मौका नहीं आ पाया, लेकिन उन्होंने मुझे प्रभाकर तक म्यूजिक सिखाया। और ये गर्व की बात नहीं है, लेकिन ये मेरे गुरु की कृपा रही कि आज भी मैं कोई भी गाना बिना किसी कॉपी को देखे, बिना हारमोनियम बजाए, नोटेशन उसकी ऐसे ही लिख सकती हूँ। मैं घर में बच्चों को सिखाती भी हूँ, मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ। मुझे वो राग आज भी याद हैं जो उन्होंने सिखाए हैं। ये उनकी तालीम का असर था और हमारी आस्था थी उसमें। और मेरे फादर जो थे वो इस मामले में बहुत आगे रहते थे। और अब जो ये चल पड़ा है ना, बच्चों से कुछ मत कहिए, बच्चे आत्महत्या कर लेंगे जी। हमारे जमाने में होता ये था, मेरे फादर ने कह दिया जो फेल हो गया उसको गधे पे चढ़ा के और मोहल्ले में उसकी बारात निकालूंगा जी। तो सारे बच्चे ऐसे डरे रहते थे कि बाबू जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं, क्योंकि वो एक बात ये कहते थे कि एक तो झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो जी, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। मतलब उनकी कुछ शिक्षाएं ऐसी थी कि जो हम सब भाई बहनों में हैं। तो एक दिन तो उन्होंने एक जो रेत लेके, ईंटें लेके, घोड़े गधे चलते हैं, पहले मोहल्लों में मकान बनते थे तो ईंटें ऐसे ही आती थी छोटी छोटी गलियों में। तो एक गधे वाला जा रहा था, उन्होंने उसको बुला के उससे पूछ लिया, भाई गधे के कितने पैसे लोगे? वो समझा कि शायद ये रेत लेने वाले हैं। तो उसने कहा बाबूजी जो सबको दे रहा हूँ वही आप ले लेना। अरे बोले भाई मुझे गधा चाहिए एक दिन के लिए। जैसे ही उन्होंने कहा गधा चाहिए एक दिन के लिए, सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि एग्जाम चल रहे थे उन दिनों। मेरे भाइयों ने मुझसे कहा अंजू आज बाबू गधे के पैसे पूछ रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि वास्तव में हमें चढ़ा दें, फेल नहीं होना चाहिए। ये ऐसी एक डर की बात रही कि सारे बच्चे पास होते चले गए, कभी कोई फेल नहीं हुआ। और कभी किसी को ये नहीं लगा कि ये बाबू ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये मतलब एक ऐसी बात थी, एक ऐसा समय था कि जो आज हम याद करते हैं तो हमें लगता है आज हम बच्चों के लिए लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं और वो बात नहीं आ पा रही है। और उस समय कितनी सस्ती एजुकेशन में, लेकिन माता पिता का कितना डिसिप्लिन था। मेरी मम्मी बिल्कुल अंगूठा टेक थी, अंगूठा छाप, बिल्कुल अनपढ़, लेकिन उनको इतना पता रहता था कि तुम्हारे एग्जाम हुए हैं, तुम्हारा रिजल्ट आया या नहीं आया। मैं घर में सबसे बड़ी थी, मैं सबके रिपोर्ट कार्ड देखती थी, मम्मी को बताती थी कि इसके इतने नंबर हैं, इतने नंबर हैं, मेरे इतने नंबर हैं। और भगवान साक्षी है कि हमने कभी किसी भाई के या अपने नंबर माँ को बढ़ा के नहीं बताए, जितने आए उतने ही बताए। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मम्मी कौन सा रिपोर्ट कार्ड देखेंगी, बता दो कुछ भी, नहीं बताए। तो ये उस समय का डिसिप्लिन था और उस समय की पढ़ाई थी, उस समय का पारिवारिक माहौल था। बहुत अच्छा लगा ये सब सुन करके। और अंजू जी फिर आपके फिर से जो आपका शिक्षिका के हिसाब से जो आपका अनुभव रहा उसके बारे में आगे बात करते हैं। उसमें कोई ऐसा दिन या कोई ऐसा अनुभव जब आप शिक्षिका थी विद्यालय में, कोई ऐसा अनुभव जो आप साझा करना चाहेंगी हमारे श्रोताओं के साथ? जी देखिए, मैं चाहती थी कि मैं टीचर बनूं, लेकिन मेरी ससुराल में ये समझा जाता था कि अगर जरूरत हो तो कमाना चाहिए, स्त्रियों को कमाने की जरूरत नहीं है। मेरा मायका का परिवार बहुत छोटा था और ससुराल का परिवार बहुत बड़ा था और बहुत बड़ी गृहस्थी थी। मेरे ससुर बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे शादी के बाद मुझसे पूछा आगे पढ़ोगी? मुझे तो ये लगा कि जैसे मेरी मुंह मांगी मुराद मिल गई। कितना मेरे मन में उनके प्रति आदर उमड़ गया। मैंने कहा आप कहेंगे तो जरूर पढ़ूंगी। तो बोले प्राइवेट पढ़ना होगा, स्कूल नहीं। मैंने कहा नहीं ठीक है। मेरे हस्बैंड ने और मैंने दोनों ने एक साथ, उन्होंने एमकॉम किया
मैंने हिंदी में एमए किया। और उसके बाद 1 साल के बाद वो तो एक्सपायर हो गए, लेकिन मेरी पढ़ाई चलती रही। मेरे हस्बैंड 5 सब्जेक्ट्स में एमए हैं और मैंने 3 सब्जेक्ट में एमए किया। फिर चूंकि बच्चों की पढ़ाई हो गई, और जब शिक्षिका का सवाल आता था तो मेरा एक शौक ये था कि मैं संडे का न्यूज़पेपर देखती थी, और उसमें जो वैकेंसीज निकलती थी, उसमें जो टीचर्स की वैकेंसी निकलती थी, उसमें मैं निशान लगाती रहती थी कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन वो कभी मौका नहीं आया। लेकिन मैं शादी के 6 साल के बाद बरेली से फरीदपुर शिफ्ट हुई। फरीदपुर में मेरे हस्बैंड की एक बुआ जी थी, और उन्हीं के स्थान पे हम रहते हैं। उन्हीं का ये मंदिर है जो आपको मैंने फोटो भेजी है भगवान की। तो उनके कोई बच्चा नहीं था। मेरे हस्बैंड बहुत छोटेपन से उनके पास रहे थे। तो जब वो वृद्ध हो गई तो हमें लगा हमें उनकी सेवा करने के लिए जाना चाहिए, ठाकुर जी की भी सेवा करनी चाहिए। तो हम यहाँ आ गए, और उसी दौरान मेरे हस्बैंड रोटरी के माध्यम से ब्राजील गए। तो वो 50 दिन की ब्राजील की यात्रा थी। उन्होंने वहां देखा कि वहां तो हर लेडी कामकाजी है, वहां तो कोई खाली बैठी नहीं है। उनका ऐसा ब्रेन वॉश हुआ उन 50 दिनों में कि जब वो लौट के आए तो बरेली में एक स्कूल में वैकेंसी निकली। तो मैंने उनसे कहा कि ये वैकेंसी निकली है, मैं इसमें अप्लाई कर दूं? तो उन्होंने कहा कि अपने जेठ जी से पूछो। मेरे जेठ जी उस स्कूल के मेंबर थे, ट्रस्टी थे। उन्होंने मना कर दिया कि कहाँ इतनी दूर आएगी, परेशानी होगी, रहने दो। फिर फरीदपुर के पास में मानस स्थली रेजिडेंशियल स्कूल खुला, बिल्कुल इंडियन कल्चर पर आधारित, आज भी है, बहुत अच्छा स्कूल है जी। उसमें मैंने कहा कि इसमें अप्लाई कर दें, तो उन्होंने कह दिया हाँ कर दो। हमने इनसे कहा हस्बैंड से कि भाई देखिए, आपका सहयोग सबसे जरूरी है, अगर आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल होगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है कर दो। इन्होंने ये सोचा साल 6 महीने का शौक पूरा हो जाएगा, घर में बैठ जाएंगी, कहाँ करेंगी ये। लेकिन मैंने अप्लाई किया, मेरी क्लास परफॉर्मेंस हुई। 9th क्लास में मेरी क्लास परफॉर्मेंस हुई थी। उस दिन और भी टीचर आए थे, लेकिन बच्चों ने मेरे लिए वोट डाले कि वो जो मैम आई थी उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। तो मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं वहां नियमित रूप से जाने लगी, और उसका नतीजा ये हुआ कि मैंने वहां 19 साल सर्विस करी, और जिसमें मुझे 6 साल का एक्सटेंशन मिला। सारे बच्चे हॉस्टलर थे, और बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी। उसका एक मैं वाकया आपको बताती हूँ कि हम लोग दशहरे पर रामलीला करवाते थे। तो मैं स्क्रिप्ट लिखती थी, बच्चों का चयन करती थी, जिन बच्चों को पढ़ाती थी तो मुझे पता लग जाता था किसकी रीडिंग अच्छी है, कौन अच्छे डायलॉग बोल सकता है जी। तो बहुत बच्चे कहते थे मैम हमें कोई रोल दे दीजिए, मैम हमें कोई रोल दे दीजिए। मैंने देखा जो बच्चा पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता था, याद नहीं कर सकता था, उसको मैंने लिया और मैंने उसको द्वारपाल बना के खड़ा कर दिया। अच्छा। मैंने कहा बेटा आपकी ड्यूटी यह है कि आप वर्दी पहन के भाला लेके यहाँ खड़े हो जाओगे, बस बोलना कुछ नहीं। उसने कहा ठीक है, वो खड़ा हो गया। अब वो 2 बच्चे द्वारपाल बने हैं, उन्होंने अपने घर को फोन कर दिया कि पापा हमें एक नाटक में पार्ट मिला है, दशहरे के दिन आप भी आना। अब बताइए, वो फर्रुखाबाद का बच्चा, हरदोई का बच्चा, उसके पापा इसलिए देखने आए कि उनका बच्चा कुछ पार्ट कर रहा है, और पार्ट था केवल भाला लिए खड़ा है वो। दूसरी बार ऐसे ही बच्चे को राजा बना दिया, एक बच्चे को द्वारपाल बना के ये कहा कि तुम अंदर आके ये कहोगे महाराज की जय हो। द्वार पर कोई आपसे मिलने आए हैं, और वो बच्चा सुबह से शाम तक महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, अपना एक ही डायलॉग रटता रहता था। और वो बच्चा, आप विश्वास नहीं करेंगी, उसकी लर्निंग पावर,
याद करने की पावर इतनी अच्छी हो गई कि जब वो 11th-12th में क्लास में आया तो उसने रावण का रोल किया। और अच्छा। रावण का वो रोल जिसमें विभीषण उसको समझाता है और वो उसको हटा देता है, लात मार देता है। इतनी लंबी स्क्रिप्ट उस बच्चे ने याद की केवल उस एक्टिविटी की वजह से। और इसके लिए मेरे जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी मुझे बहुत एप्रिशिएट किया कि बच्चों को अगर आप एप्रिशिएट करते हैं, उनकी पढ़ाई को मत देखिए, उनमें और बहुत सारी काबिलियत हैं। अगर आप उनकी काबिलियत देखेंगी तो आपको और ज्यादा वो बच्चे उन्नति करते दिखेंगे। तो ऐसे उस दौर से गुजरते हुए 3rd क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे थे। आज भी सैकड़ों बच्चे मेरी फेसबुक से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े हो गए, उनके बाल बच्चे हो गए, उनके बच्चे भी हम पढ़ा चुके, लेकिन आज भी वो जुड़े हुए हैं। और कई बार तो ये कहते हैं, मैम हमें तो आज भी ये लगता है जैसे आप कुर्सी पे बैठी हमें पढ़ा रही हैं और हम सुन रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा, बहुत अच्छे, मतलब मुझे इस बात पे बड़ा ईश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम आप बच्चे के लेवल पर उतर के पढ़ाइए ताकि आपकी बात बच्चे की समझ में आए। आप साहित्यिक भाषा ज्यादा बोलेंगे तो बच्चे की समझ में नहीं आएगी। किताबी ज्ञान को अलग रख के और बच्चों को मोटिवेट करके आप जब पढ़ाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है और बच्चे आपको सकारात्मक जवाब देते। तो मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट रही अपने शिक्षण काल के दौरान। 6 साल का मुझे एक्सटेंशन मिला और ऐसी कोई गतिविधि नहीं थी स्पोर्ट्स के अलावा कि जो मैंने उसमें शेयर ना किया हो बच्चों की भागीदारी। म्यूजिक, नाटक, कविताएं, सब बच्चों को इंटरेक्ट क्लब स्कूल में खोला, उसमें बच्चे मेंबर बने, उसमें बच्चे सेवा भी करते थे। संडे को बच्चे पानी पिलाते थे पेरेंट्स को, और बारिश हो रही है तो छाता अवेलेबल कराते थे। मतलब सेवा की भावना उनमें पैदा की। वो आज भी चल रहा है वो क्लब स्कूल में। मैं तो चली आई लेकिन अब दूसरी टीचर हैं वो चला रही हैं। और प्रैक्टिकली आपने प्रैक्टिकली आपने सिखाने की कोशिश करी बच्चों को और वो चीज उनके अंदर रही। बहुत सुंदर जी। तो अंजू जी, अभी आप क्या फील करती हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं पिछले वर्षों में? देखिए, बदलाव तो बहुत आ रहे हैं, परसेंटेज लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि परसेंटेज बढ़ रहा है, ज्ञान घट रहा है। देखिए, हम लोग जब गुरुकुल की बात करते हैं तो है तो ये विद्यालय, लेकिन हम विद्या पढ़ने नहीं भेजते हैं, हम शिक्षा लेने भेजते हैं। हम एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, हम विद्या नहीं दे रहे हैं। विद्या वो होती थी जो शस्त्र विद्या भी होती थी, शास्त्र विद्या भी होती थी, धार्मिक भी वो सब बताते थे गुरु महाराज। लेकिन अब गुरुकुल नाम से तो विद्यालय चल पड़े हैं, लेकिन अब जो बदलाव आ रहे हैं, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो ये परिपाटी चली है इसमें यह है कि हमारा ध्यान परसेंटेज बढ़ाने पर है। और उसमें बहुत जगह ऐसा भी है कि जो पात्र नहीं है उनकी परसेंटेज अच्छी आ जाती है, और जहां पात्रता है उनके नंबर कम रह जाते हैं, जिससे उन्हें बड़ी निराशा होती है। लेकिन यह है कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिसमें वेतनमान कम है और टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। और दूसरे जो कागजी काम बढ़ा है, जितना ये ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, इससे बच्चों में क्या है कि मोबाइल उनको मिल गया, नेट उनको मिल गया, तो उनकी बहुत सारी और जरूरतें भी उससे पूरी होने लगी। लेकिन बच्चों में सब कुछ अवेलेबल है गूगल पे, आपको कुछ किताबों से ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आपको अपनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों में उस मेहनत का अभाव हुआ है। पढ़ाई में कोर्स बढ़ गया, कागजी काम बढ़ गए, मोबाइल के काम बढ़ गए, और जहां तक मैं समझती हूँ जो बहुत छोटे बच्चे हैं, ये आलोचना नहीं है लेकिन ये सुझाव है, अगर माँ अपने बच्चे को पढ़ाए तो वो बच्चा ज्यादा अच्छी तरह पढ़ेगा, क्योंकि अब तो सब माएं पढ़ी हुई हैं।
पहले तो माँ पढ़ी लिखी नहीं होती थी, अब तो हाईली एजुकेटेड मम्मियां हैं। तो उससे क्या होगा कि एक तो जब आपको फुर्सत मिलेगी और बच्चा कंफर्टेबल होगा तब आप उसको पढ़ाएंगे। अभी आपका बच्चा सुबह इतनी जल्दी उठ के स्कूल चला जाता है, स्कूल से आया, खाना खाया, थोड़ी देर आराम करा, मैम आ गई पढ़ाने घर पे या वो कोचिंग में पढ़ने चला गया, फिर आया तो फिर होमवर्क कर लो अब तुम। उसके खेलने का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, खेल खत्म हो गए, खेलने की स्पिरिट रही ही नहीं, अब सिवाय मोबाइल रह गया, बस मोबाइल वाले गेम खेल लेते हैं। हमने अपने बच्चों को सिक्के गिन गिन के पढ़ाया, 10-10 के सिक्के चलते थे, हम अपने बच्चों के आगे डब्बा खोल के रख देते, गिनो इसको, 10-10 की 10 ढेरी लगाओ, 10 ढेरी लगाई, कितने पैसे हो गए, 100 रुपए, 100 पैसे का 1 रुपया हो गया। ऐसे गिन गिन 54 58 बच्चों को गिन के इस तरह चलते फिरते सिखा दिया। अभी भी मेरे पास ऐसे आसपास के बच्चे हैं जो रोज घर में आते हैं और रोज नई कविता कुछ ना कुछ सीखते हैं, मैं उनको सिखाती हूँ और वो सीखते हैं। सब्जी वाला आवाज दे रहा था, मैंने कहा देखो सब्जी वाले भैया आए, आलू मटर टमाटर लाए, तो उसने याद कर लिया फौरन, जोर जोर से गा। ऐसे आप मनोरंजन से बच्चों को पढ़ाइए जिसमें मजा आए। एजुकेशन भार नहीं होना चाहिए, एजुकेशन बोझ नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए जो हम पढ़ते हैं वो हमारे जीवन में काम नहीं आता है। आचार विचार काम आते हैं, आचरण काम आता है, लेकिन हम भाववाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं, संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं, हम जीवन के किस मोड़ पे क्या जॉब करेंगे किसी को नहीं पता। तो इसलिए हम जो भी पढ़ाएं बच्चों को वो समझा के प्यार से मोटिवेट करके पढ़ाएं। मैं अभी भी हाई स्कूल के बच्चों का हर साल एक बैच लेती हूँ 3 महीने का, और 3 महीने में बच्चों का पूरा पाठ्यक्रम करा देती हूँ। और भगवान की कृपा से अभी तक किसी बच्चे के 90 से कम मार्क्स नहीं आए। एक बच्चे के तो 99 आए और उसने मुझसे आके बोला कि अम्मा हिंदी की वजह से तो मेरी परसेंटेज बढ़ गई। मैंने कहा बेटा मैं तो तुझसे पहले कहती थी मातृभाषा जो है वो माँ की तरह होती है। जैसे माँ जो है बच्चे को बहुत शेल्टर देती है, तुमसे कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे साइंस में कितने आए, मैथ्स में कितने आए, सब पूछेंगे कि आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना है, तो पता लगेगा कि भाई आपका ओवरऑल परसेंटेज हिंदी की वजह से बढ़ गया। तो इसलिए आप जो पढ़ाएं वो आप मन से पढ़ाएं और बच्चे के स्तर पर उतर के पढ़ाएं, तो आपके एजुकेशन का कुछ फल मिलेगा आपको। वरना तो ऐसी परसेंटेज चलती रहेगी, बच्चे टॉप करते रहेंगे, पता ही नहीं लगेगा बहुत अच्छा कहाँ पहुंच रही है एजुकेशन। बस अंजू जी, आपके रिटायरमेंट के बाद आपने वो जो संस्कार वाली कक्षाएं अपने घर पर शुरू करी हैं, उसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि वो आपके अंदर वो विचार कैसे आया और उसकी शुरुआत आपने कैसे करी। देखिए मैं बताती हूँ, रेजिडेंशियल स्कूल में चूंकि 3rd क्लास से लेकर 12th तक के बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब मैं उन्हें पढ़ाती थी, उनसे व्यवहार करती थी, तो मुझे लगता था कि ये अलग अलग घरों के हैं, उनके संस्कार अलग अलग घर के होते थे। उनके जब पेरेंट्स आते थे तब भी मैं देखती थी कि अच्छा पेरेंट्स ही ऐसे हैं तो फिर इसीलिए बच्चा ऐसा है, कोई बात नहीं। फिर मैंने ये देखा कि बच्चों को अपनी कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जब कभी मेरी अरेंजमेंट क्लास लगती थी तो मैं उन बच्चों को कोई कहानी सुनाती थी जो रामायण से रिलेटेड हो या महाभारत से रिलेटेड हो, तो मैं देखती थी उन बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने जितना किताबों में पढ़ रहे हैं बस वही मालूम है, बाकी उनको घर में कोई कुछ नहीं कराता है, ना घर में कोई ऐसा माहौल है। तो जब मैं रिटायर हुई तो मेरे घर में चूंकि मंदिर है और मेरे घर में बहुत सुंदर राधा माधव है, इतने सुंदर हैं कि ये समझ लीजिए हमारा जीवन उन्हीं को समर्पित है और सुबह से लेकर रात तक हम उन्हीं की सेवा में रहते हैं। सारा दिन हमारा कहाँ चला जाता है हमें पता नहीं लगता। उनकी ड्रेसेस जितनी हैं सब मैं अपने हाथ से स्टिच करती हूँ और अपने हाथ से सिल के उनको पहनाती हूँ। तो जब मैं रिटायर हुई तो मुझे ये लगा कि अब ये इतना समय
कुछ ना कुछ ऐसा सकारात्मक करें जो हम समाज को कुछ दे सकें। स्कूल से तो हट गए, लेकिन फिर जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको लोग भूलने लगते हैं ना थोड़ा। तो मैंने 2 साल से लेके और 10 साल के बच्चों तक के लिए संस्कार शाला शुरू की। शुरू में तो मैंने क्या किया कि छुट्टियों में, केवल छुट्टियों में बच्चे बुलाए और उसके लिए मैंने एक फीस रखी 500 रुपए महीना। तो उसमें 6-7 बच्चे आए, क्योंकि पेरेंट्स भी जो हैं फालतू के कामों के लिए पैसा खर्च करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं समझते। लेकिन मैंने देखा वो बच्चे रोज आते थे, मैं उनको तरह तरह के खेल खिलाती थी, कविता कहानियां सिखाती थी, एक दिन दुकान लगाती थी, बहुत सारी चीजें रख लेती थी। एक बच्चे को दुकानदार बना देती थी, बाकी को ग्राहक बना देती थी, और वो बच्चों को पैसे देती थी कि बताओ अब तुम चीजें खरीदो। तो बच्चे पूछते थे कि ये पेंसिल कितने की है, उसने कहा 2 रुपए की, तो मैंने उसको 5 रुपए दिए, लो खरीदो। तो उसने 2 रुपए की पेंसिल खरीदी तो बच्चे ने 3 रुपए वापस किए। ये हिसाब किताब बच्चों को आया, और फिर पैसे भी हमको मिल गए, चीजें भी हमको मिल गई, वो बच्चों का खेल था। फिर मैंने ये छुट्टियों के बाद, ये तो केवल छुट्टियों का था, फिर मैंने फीस लेनी बंद कर दी और मैंने एक संस्कार शाला बाल सत्संग के नाम से क्लास शुरू की। उसमें मैंने ये किया कि हफ्ते भर के अंदर संडे से संडे जो भी त्योहार आने वाला है, चाहे वो किसी महापुरुष की जयंती हो, चाहे वो कोई सामाजिक पर्व हो, चाहे कोई राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे किसी राजनेता का जन्मदिन हो, उस पर मैंने उन बच्चों को बताया और इतनी छोटी छोटी कहानियों के रूप में और सरल भाषा में उनको समझाया। भगवान के बारे में उनको बताया कि शिव कौन से होते हैं। सिर पे उनके जटा है, गंगा है, चंदा है, सांप है। बच्चों को ये बताना कि शिव की पत्नी कौन है, पार्वती है। ये धीरे धीरे उनको बताते बताते, और मैंने ये कहा कि भाई बच्चों को कि आप लोग कुछ ना कुछ सुनाएंगे, और मेरा उद्देश्य ये था कि बच्चों का संकोच दूर हो, बच्चा माइक पे बोलना सीखे। क्योंकि मैंने अपने शिक्षण दौरान ये देखा कि जो टॉपर बच्चे थे बहुत अच्छा काम करते थे, मैंने उनको कुछ बोलने को दे दिया तो वो माइक पे जाते ही भूल गए या वो बोल ही नहीं पाए, और जो कम होशियार बच्चे थे वो बोल के इनाम ले गए। तो मुझे लगा कि ये बच्चे अगर आईएएस का एग्जाम भी देंगे तो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन इंटरव्यू में रह जाएंगे। तो मुझे ये लगा कि मैं अगर छोटेपन से इनमें संस्कारों के बीज डालूं तो शायद ये बच्चे जब हम नहीं होंगे तो ये बच्चे ये याद करेंगे कि हाँ एक अम्मा जी थी, हम उनके मंदिर में जाते थे, वहां हम ये सीख के आते। मैं अंत्याक्षरी करवाती हूँ बच्चों को, ऐसी बहुत सारी चीजें दे देती हूँ, बताओ अपना दिमाग चलाओ। बच्चे दिमाग चलाते हैं। और अभी मेरे पास लगभग 70 बच्चे एनरोल्ड हैं, जिसमें बाहर के भी हैं, जिन बच्चों को मैं वीडियो भेजती हूँ। लेकिन 30-40 बच्चे हर संडे आते हैं 11 से 12। 11:15 बजे से बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, और कोई बच्चा ऐसा नहीं जो माइक पे बोलना नहीं जानता। 2 साल का बच्चा जिसको बोलना भी नहीं आता, वो केवल ओम करके ही बैठ जाता है। और उसमें ये संस्कार शाला कोरोना के दिनों में ऑनलाइन पुरस्कार जीत चुकी है। लखनऊ की एक संस्था है वर्चस्व, उन्होंने एक कंपटीशन कराया ऑनलाइन, हमसे कहा कि बच्चों के फैंसी ड्रेस और वो भेजिए। शिवाजी की जयंती थी तो मैंने वो भेजा, बच्चों की फैंसी ड्रेस भेजी, बच्चों की कविताएं भेजी, बच्चों ने अपने वीडियो बना के भेजे। उसका मुझे बड़ा एप्रिसिएशन मिला और सब बच्चों को वहां से प्राइज दिए गए। उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया कि भाई ऐसी संस्कार शाला हर जिले में होनी चाहिए, हर शहर में होनी चाहिए, जो बच्चे कम से कम कुछ सकारात्मक सीख सके। मेरी हमेशा से ये इच्छा रहती है कि बच्चों में संस्कार होने चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत खराब है। जो हमारे बच्चे निकल रहे हैं उनके आगे की पीढ़ी क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन वो संस्कार सीखे बच्चे सिर्फ इस वजह से। और
हर संडे आते हैं तो भगवान के दर्शन करते हैं। उनमें इतनी लालसा है कि वो कहते हैं कि अम्मा जी आज भगवान की ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, इसका मतलब वो देख रहे हैं। और उसके बाद में मैं उनको 5 वाक्य विश्व कल्याण के लिए बुलवाती हूँ। हे नाथ, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, दुष्ट लोग अपनी दुष्टता को छोड़कर शांत हो, हम सब एक दूसरे का हित करें, हमारा मन सदा अच्छे मार्ग पर रहे, हमारी बुद्धि निष्काम भाव से आपके चरणों में लगे। ये 5 वाक्य हर बच्चे को बाई हार्ट याद हैं और वो बच्चे प्रार्थना करते हैं। हमने कहा कि भगवान बच्चों की बहुत जल्दी सुनते हैं, तो देश के कल्याण के लिए ये बहुत जरूरी बात है। इसलिए ये संस्कारशाला चल रही है और 2017 से, और अब 2025 आ गया और 8 साल, हाँ 8 साल हो गए और बच्चे बहुत रुचि से सीख रहे हैं और पेरेंट्स बहुत खुश हैं। पेरेंट्स, बहुत सी चीज ऐसी होती है जो पेरेंट्स कहते हैं अरे आंटी जी ये तो हमें भी नहीं मालूम जो आपने बच्चों को बताया है। तो हमने कि नहीं मालूम होगा, इसीलिए आपके लिए आप भी सुना कीजिए। तो ये बड़ा मतलब मुझे परम संतुष्टि है कि कम से कम इस उतरती हुई उम्र में अगर हम बच्चों को कुछ दे जाएं। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हम जिस लायक हैं समाज को हमें कुछ ना कुछ वापस जरूर करना चाहिए। और अगर हम समाज को योग्य नागरिकों की सौगात दे सके तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो गुरु नानक जी ने कहा था कि जो अच्छे लोग हैं ना उनको बहुत सारे शहरों में बिखेर देना चाहिए ताकि उजड़ जाओ। उन्होंने कह दिया था उजड़ जाओ और हाँ, बसे रहो। हाँ, तो खराब लोगों को कह दिया था तुम बसे रहो। जी जी। तो आपकी जो संस्कारशाला है ना वो ऐसे सब जगह पे बिखर जानी चाहिए और लोगों को ये इतनी दूर दूर तक जाते हैं वीडियो, सभी लोग शेयर कर देते हैं एक दूसरे को कि बहुत सी जगह तो मैं जाती हूँ तो मैं उनको नहीं जानती हूँ, लेकिन वो मुझसे कहते हैं अरे आपको तो हम जानते हैं, आपके तो हम वीडियो देखते हैं। हमने की बड़ी अच्छी बात है। एक अच्छा वीडियो ये संस्कारशाला के बहुत अच्छा काम कर। और एक महीने में 2 बार मेरे यहाँ सत्संग होता है एकादशी का, जिसमें एकादशी की कथा मैं सोशल मीडिया पर डालती हूँ और उसमें 40-50 महिलाएं हर 15वें दिन आती हैं। उनको भजन कीर्तन के अलावा सामाजिक जो जागरूकता है वो भी मैं देती हूँ। वो सब मेरी उम्र की, मुझसे छोटी उम्र की और छोटी उम्र की, मैं उनको बराबर इस बात की याद दिलाती हूँ कि देश की तरक्की में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, आपकी पति की तरक्की में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, आपके बच्चों की तरक्की में आपका भी बड़ा योगदान है। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को आप अच्छी अच्छी बातें सिखाइए, इधर उधर की बातें मत करिए, अच्छी बातें सिखाइए, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपनी जगह पे रह के एक ऐसी रोशनी फैला रही हैं अपने चारों तरफ और समाज के विभिन्न भगवान की कृपा है, मतलब ये, हाँ ये ईश्वर की कृपा है। और आपके अंदर जो भी आपके संस्कार, आपका जो व्यक्तित्व है, जो भी वही जो आपने बोला ना, बहुत सुंदर बोला कि आपने जो सीखा वो समाज को वापस दे रही हैं। तो ये इसके लिए बात है। इसके लिए मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे हस्बैंड बराबर मेरे साथ हैं और मैं अगर एक कदम चलती हूँ तो वो 4 कदम चलते हैं। घर में भगवान के उत्सव बराबर होते रहते हैं, बच्चों का बाल सत्संग बराबर होता रहता है। सोशल मीडिया पे मैं जितना भी सक्रिय रहती हूँ उन्हीं की वजह से रह पाती हूँ, वरना तो बहुत मुश्किल था। बच्चे बाहर सेटल्ड हैं, हम 2 ही लोग हैं घर में, लेकिन बहुत अच्छा। और बाकी तो कन्हैया लाल की कृपा है, वो बराबर हमें शक्ति देते हैं और ऊर्जा देते हैं। जी, हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं। तो कवि गणपत लाल उदय जी बोल रहे हैं कि शानदार कार्यक्रम का आयोजन है। और जॉली रितु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, राजेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मधु खरे जी भी कह रही हैं कि आपके सुंदर विचारों को नमन, बचपन से माइक का प्रयोग सिखाना प्रशंसनीय है। और विभा जैन जी कह रही हैं अति सुंदर विचारधारा।
रमा थैंक यू सो मच। रमा चक्रवर्ती जी कह रही हैं वंडरफुल थॉट्स। शालिनी सिंह जी हमारे साथ हैं, और प्रभा शर्मा भार्गव जी हैं, कह रही हैं आप समाज को उसका बेहतरीन भविष्य दे रही हैं। जॉली ऋतु शर्मा जी कह थैंक रही यू, है बहुत थैंक सुंदर विचार है। अंजू कपूर गांधी जी कह रही है बहुत ही सुंदर बात कही, आपके विचारों से अरे पूरी वाह, तरह हूँ। और जय श्री कृष्ण, बहुत अध्यापक बहुत देश की नींव का निर्माण करते हैं, आप जैसे आदर्श बहुत बहुत धन्यवाद आपका। को देश की बहुत आवश्यकता है। तो बहुत अच्छा, सब लोग बहुत आनंद मिल रहा है सब लोगों को आपकी बातें सुन के। तो अंजू जी, जब हम जीवन की बात करते हैं तो जीवन में सुख दुख भी होते हैं, सुख के साथ दुख भी होते हैं, संघर्ष भी जी होते जी। हैं। तो आप जब आयु के इस पड़ाव पर आप जब पीछे मुड़कर देखती हैं और अपने संघर्षों को भी देखती हैं, जो भी संघर्ष रहे होंगे, तो आपको कैसा लगता है कि कैसे करके आपने आगे आई, मतलब क्या, जब आप अपने अतीत की तरफ पीछे मुड़कर देखती हैं आयु के इस पड़ाव पर, तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं अपने माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, स्कीम का जमाना है, एक के साथ एक फ्री मिलती है। हम सुख को खरीदना चाहते हैं और सुख के साथ दुख छुपा होता है। सुख को खरीदा नहीं जा सकता, सुख के साथ दुख जुड़ा है। लेकिन होता क्या है, हम छोटी छोटी सुखों को तो भूल जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे दुखों का पहाड़ बना लेते हैं। हमें लगता है कि जैसे ये सारा हमारे ही साथ हो रहा है। हमारे जीवन में भी ऐसा 2-3 बार हुआ। मेरी शादी के थोड़े दिन बाद बिजनेस में कुछ गड़बड़ हुई, उसके बाद भी बिजनेस में घाटा हुआ, परिवार पे परेशानियां आई। लेकिन जहां सुमति तह संपत्ति नाना, सुमति बनी हुई थी, एक धैर्य था, सुमति थी, और भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। देखिए, सुख का लंबा समय बहुत जल्दी बीत जाता है और दुख की एक रात बहुत भारी होती है। हमने कुछ संघर्ष ऐसे देखे हैं कि जो हमें ये लगता था कि इस सागर से कैसे पार जाएंगे, लेकिन पतवार जब उसको सौंप दी, नाव जल में छोड़ दी, पतवार उसको सौंप दी, फिर धार क्या मझधार क्या। उस ईश्वर के सहारे हमारी वो चीजें सब, उसने ऐसी नैया पार लगाई। मैं सबको ये संदेश देना चाहती हूँ, आप जब तक दूसरों का सहारा और अपना सहारा खोजते रहेंगे, काम नहीं बनेगा। देखिए, द्रौपदी ने अपने पतियों को, भीष्म पितामह को, विदुर को, कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य को, सबको कहा, लेकिन कृष्ण को कब पुकारा? जब साड़ी खींचने लगी, सब कुछ हार गई, जब कहीं नहीं आया तो कृष्ण को पुकारा। अगर पहले ही कृष्ण को पुकारा होता, शायद ऐसा नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बड़ी से बड़ी विपत्ति टल जाती है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें उन चीजों से शिक्षा मिलती, हमें उन चीजों का अनुभव होता है। हम दूसरों को समझा सकते हैं, जिस रास्ते से हम गुजरे हैं, अगर दूसरा गुजरा, हम उसको तुरंत समझाते हैं, देखो ऐसा मत करना, इस रास्ते में कांटे हैं, कोई बात नहीं है। आज जो स्थिति हम देख रहे हैं कि सुख तो बहुत है, लेकिन भोग रहे हैं, लेकिन आंतरिक सुख नहीं है। जिन बीवी बच्चों के लिए हम रात दिन कमा रहे हैं, उन बीवी बच्चों के पास बैठने का हमारे पास समय नहीं है, उन बीवी बच्चों से बोलने का हमें समय नहीं है। तो इसलिए जो भी संघर्ष हैं वो जीवन के साथ चलते हैं। वो जिंदगी क्या, जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, पानी से बहने वाली जिंदगी को जिंदगी नहीं माना। जिंदगी वही होती है जिसमें उतार चढ़ाव होते हैं। आप कोई भी फिल्म देखें, सीधी सादी सब कुछ हो जाए तो आपको लगेगा बेकार है, कुछ भी नहीं।
जिसमें उतार चढ़ाव होता है उसी में मजा आता है। तो ये जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है और हमें बहुत कुछ सिखाया है। और इस सीखने का नतीजा ये है कि एक मूल मंत्र ये है कि आप पहले प्रार्थना कीजिए, फिर प्रयास कीजिए और फिर प्रतीक्षा कीजिए। आप बीज बोते हैं तो एक ही दिन में नहीं निकल आता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आपको उतावलापन नहीं रखना है। आपको सबसे बड़ा सहारा जो है वो ईश्वर का है। ईश्वर ने आपको जन्म दिया है। आप अगर ईश्वर पर आस्था रखते हैं और विश्वास रखते हैं तो आप 100% इस बात को मानिए कि आप कभी असफल नहीं होंगे। और अगर असफल होते हैं तो वो जिंदगी का एक हिस्सा है, उससे हार नहीं माननी। जीवन चलने का नाम, जीवन को चलना चाहिए और आपको अपने मार्ग से नहीं हटना चाहिए। आपको जिस तरह से प्रयास प्रतीक्षा, कितना सुंदर बोला आपने। प्रार्थना, प्रयास, प्रतीक्षा, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर संदेश। और इस संदेश के साथ ही हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हमें आपकी एक छोटी सी कविता सुनना चाहेंगे, जो भी आप सुनाना चाहें, क्योंकि आप कवित्री भी हैं, कविताएं लिखते हैं। हम आपकी एक दो कविताएं सुनना चाहेंगे। आप कृपया करके सुनाइए ना हमारे श्रोताओं को। बहुत सारे हमारे साथ बहुत सारे कवि कवित्रियां जुड़े हुए हैं और जो कि बहुत अच्छे श्रोता भी हैं, साहित्यिक लोग जुड़े हुए हैं जी। देखिए, मैंने एक कविता लिखी थी माँ पर जी। और मैं जब छोटी बच्चियों को गुड़िया गुड्डे खेलते देखती हूँ, पहले से हम लोग भी खेलते थे, तो वो लड़कियां माँ बन के गुड़िया गुड्डे को खेलती। तो मैंने एक कविता लिखी थी, 5 बरस में ही बन जाती छोटी मम्मी गुड़िया की, दूध पिलाती लोरी गाती चंदा मामा बुढ़िया की। बुढ़िया चरखा काता करती चंदा मामा के घर में। लोग कहते थे ना, चंदा के अंदर बुढ़िया चरखा काट रही है। बुढ़िया चरखा काता करती चंदा मामा के घर में, जाने कैसे रह लेती है इतने छोटे से घर में। जब बनती बच्चों की मम्मी, सपने बुनती सारे दिन, बच्चों के संग हंसती रोती, खैर मनाती हर पल छिन। पढ़ लिख कर अफसर बन जाए राजा बेटा मम्मा का, माँ का सपना। पढ़ लिख कर अफसर बन जाए राजा बेटा मम्मा का, बिटिया के गाड़ी बंगलों में सपना पलता अम्मा का। वाह। देवी देव पूज कर सारे चांद बहुरिया घर लाती, हाथ जोड़कर ठाकुर आगे जाने क्या क्या बतियाती। क्या बात। बड़ी अफसरी पाकर बेटा फुर से जब उड़ जाता है, बड़ी अफसरी पाकर बेटा फुर से जब उड़ जाता है, आंखों से ममता का सागर बांध तोड़ बह जाता है। इंतजार फिर करती दिन दिन खाकी टोपी वाले का। उन दिनों पोस्टमैन चला करते थे। इंतजार फिर करती दिन दिन खाकी टोपी वाले का, आंख फड़कते ही मन ध्यान बांसुरी वाले का। जब आती मुन्ना की पाती, जब आती मुन्ना की पाती, पढ़ पढ़ नहीं अघाती है, घर घर जा बेटे पोते की कथा बाँच कर आती है। कितना सुंदर। जब मुन्ना के बापू कहते, देखो ये सब सपना है, आंख पोंछ कर तब कहती, है तो फिर भी अपना है। क्या बात। सांझ सवेरे दुआ मांगती, मालिक से आंचल फैलाए। सांझ सवेरे दुआ मांगती, मालिक से आंचल फैलाए, 2 लकड़ी उसके हाथों की, दीनानाथ हमें मिल जाए। 2 लकड़ी उसके हाथों की, दीनानाथ हमें मिल जाए। बहुत ये माँ की अंतिम इच्छा, ये माँ की अंतिम इच्छा है। बेटा कहीं भी हो, अंत समय में उसके पास आ जाए, 2 लकड़ी उसके हाथों की मिल जाए। कितना सुंदर, बहुत सुंदर अंजू जी। और आपने बाल साहित्य पे काम किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आजकल बाल साहित्य पे बहुत कम पुस्तकें आ रही हैं,
और आपने उस दिशा में काम किया है, ये सचमुच साहित्य क्षेत्र में आपकी बहुत बड़ी देन है। और बस मेरे आप जी मेरे समधी जी डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार, जो एक प्रतिष्ठित कवि थे, उन्होंने मुझे एक बार ये कहा था कि आप इतनी अच्छी कविताएं लिखती हैं तो किताब क्यों नहीं छपवा देती हैं। बस उन्होंने प्रेरणा दी और मेरी किताब छप गई। मैंने पट्टू बोलो राम राम, आओ खेले अंत्याक्षरी, और अभी मैंने वर्णमाला एक लिखी है जिसमें वर्णमाला गीतों में है। वो अच्छा हर वर्ण जो है वो गीत से है। अमरूदों की डलिया में आम रखे हैं बड़े बड़े, अरे इमली वाह कितनी खट्टी है, ईख झूमती खड़े खड़े, क्या बात है। उल्लू दिन का अंधा है, ऊंट का ऊंचा कंधा है, हाँ, ऋषि जपते हैं हरि का नाम, एक है अल्लाह यीशु राम, ऐनक लगती आंखों पर, ओले गिरते शाखों पर, औरत माँ है बहना है, अंगूठी एक गहना है, आहा पे लगती दो बिंदी, हमको प्यारी है हिंदी। थैंक यू। सॉरी मेरी लाइट चली गई और मैं सुनाई दे। अभी आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आ रही है। हाँ लाइट चली हाँ गई, लाइट अंधेरा हो चली गया। गई तो हाँ तो दोबारा मैंने मोबाइल में कनेक्ट किया, मैं लैपटॉप पे कनेक्टेड थी। तो अच्छा बहुत सुंदर कविता और बहुत बढ़िया वर्णमाला पर आपने जो कविता बनाई बहुत खूबसूरत है। और अंजुम जी बहुत अच्छा लगा सचमुच। और हमारे पास 1 घंटे का समय होता है, नहीं तो भी हम वार्तालाप जारी रखते हैं आपके साथ। फिर मिलेंगे अंजू जी, और आपको आप प्लीज आती रहिए हमारे पटल पर। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और ईश्वर की दया से आपकी साहित्य यात्रा भी अच्छी चलती रहे और आपका गीत संगीत चलता रहे और आपकी जो संस्कारशाला है वो इसी तरीके से, मैं तो कह रही हूँ, पूरे देश में फैले। और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं अंजू जी। और बहुत धन्यवाद, आप समय निकालकर हम सबके बीच में आई और आज हम आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे अवसर दिया और इतने लोगों से जुड़ने का मौका मिला। मैं चाहती हूँ कि ये बात सब जगह पहुंचे। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू। नमस्कार। 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 कल्याण हो सबका।